हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो मैं आपका दोस्त और आपका गाइड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज के कुछ प्यारे प्यारे एमसीक्यूज। एग्जैक्टली सही सुना। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज को लेके, हमारे प्यारे प्यारे कुछ एमसीक्यूज को लेके। तो इन शॉर्ट हमारी एमसीक्यू की सीरीज का एक पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद बाकी पार्ट्स भी आपको इसी चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द पार्ट। ऐसे नहीं करेंगे, साथ साथ में एक एक पार्ट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए भैया प्रैक्टिस की कहानी को शुरू किया जाए और लेट्स बिगिन विद द पार्ट बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चंस। लीजिए गाइस, तो फटाफट से अपने रिप्लाई आप लोग मुझे करेंगे। तो हमारे पास में हम शुरू करने जा रहे हैं अपने बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट क्वेश्चन। लीजिए गाइस, एग्जाम से पहले एक क्वेश्चन समझ लो भैया, रामबाण है तुम लोगों के लिए, रामबाण है एग्जैक्टली। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से रिप्लाई कीजिए मेरे साथ में। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को रीड करो। कुछ टेक्निक सिखाता हूं बिजनेस स्टडीज के अंदर, जिससे आप अपने सारे क्वेश्चन को इजीली डील कर सकेंगे। अब होता क्या ना, प्रैक्टिकल जब बच्चा पढ़ना चालू करता है तो उसके बाद बहुत बड़ा मिक्सचर बन जाता है। रिमेंबर, मिक्सचर बिल्टअप हो जाता है कि यार केस लॉस क्वेश्चंस भी इसमें आने वाले हैं मेरे पास में, किसी को केस स्टडी क्वेश्चन बोलते हैं या स्टेट क्वेश्चंस हैं। सर हम फिगर आउट तो कर लेते हैं, बट हम उसको पढ़े कैसे? देखो याद रखना, हमेशा जब भी अपने किसी पार्ट को पढ़ना चालू करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को जितना आराम से पढ़ोगे, जितना ध्यान से पढ़ने की हैबिट डालोगे, उतना ही ज्यादा चांस बनेगा तुम्हारे आंसर का एक्यूरेट होने का। लेट्स बिगिन विद द पार्ट, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं हम लोग। आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव, साथ साथ पढ़ना, डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग ए डेलिब्रेट प्रोसेस। बताओ मुझे। कह रहा भाई, जो सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं ना, वो बाय चांस को अपने गोल अचीव नहीं करते, वो डेलिबरेट इंटेंशनली एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मतलब वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं डेलिबरेट मोड के अंदर, इंटेंशनली प्रोसेस फॉलो करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज। ऑप्शन ए है प्लानिंग, ऑप्शन बी चेक करो, ऑप्शन ए है प्लानिंग, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग और ऑप्शन डी मैनेजमेंट। अब एक्चुअल बच्चा कह रहा है प्लानिंग तो होता ही आंसर है, कंट्रोलिंग भी होता है, याद आया। लेकिन चेक करो यहां पर, अगर सिंपली बात बताऊं तो आपने पढ़ा मैनेजमेंट के ही पार्ट हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग वाला पार्ट। तो बताओ आंसर क्या होगा? जब प्लानिंग खुद इसका पार्ट है, रिमेंबर कंट्रोलिंग भी इसी का पार्ट है, तो बताओ आंसर क्या होगा? आंसर इज डी। क्या यही सोचा था आप लोगों ने आंसर? क्या यही आंसर अज्यूम किया था? आंसर इज यस सर। तो ऑप्शन 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर गाइस? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने ये रहा है ना, आओ चलो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच इज वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट। अभी अभी एक बात देखो, अभी दिखाता हूं, एक सेकंड एक सेकंड, चलो चलो ऊपर चलो। अभी बताया मैनेजमेंट के अंदर हमने हमेशा पढ़ा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? द सेट ऑफ 5 फंक्शंस, रिमेंबर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। द सेट ऑफ 5 फंक्शंस। अब चेक करो, नाम भी क्या बोला, पहले प्लान करते हो ना, फिर ऑर्गेनाइज करते हो, फिर स्टाफिंग का पार्ट आता है, फिर डायरेक्शन देते हो, फिर कंट्रोलिंग करते हो। तो 5 एलिमेंट हमारे पास यहां पर है। तो बताओ, अगर इसने बोला कि सीक्वेंस क्या है, टेल मी। अगर इसने कहा कि बताओ भैया सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस क्या बनेगा? टेल मी। पहले प्लानिंग, एग्जैक्टली, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्शन और फिर आएगा कंट्रोलिंग वाला पार्ट। तो चेक करो ये सीक्वेंस कहां पर है। क्या ऑप्शन ए में है? नो। ऑप्शन बी में है? नो। ऑप्शन सी देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। जो डेफिनेशन थी उसी के ऊपर आंसर है। तो बताओ व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर गाइस? ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा लग रहा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इजी। तो देखो ध्यान से, जब कंसेप्ट पढ़ते हैं ना हम लोग अपनी बुक्स के अंदर, हमने पढ़े हुए कंटेंट्स को, उसी को अगर आपने अपने पास में क्वेश्चन में तोड़ना शुरू करोगे ना, ब्रेक करना शुरू करोगे, ये क्वेश्चन चाह के भी गलत नहीं होंगे, कभी गलत नहीं होने वाले। दो क्लियर हो गए? आइए चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चला भैया एक और क्वेश्चन किया जाए इसके ऊपर, चलो 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 चलो। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, जिसे हम बोलते हैं केस स्टडी क्वेश्चन आता है, केस स्टडी देता हमको, है ना। आओ बात कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है हमारे पास में, क्वेश्चन पढ़ना। केस स्टडी क्वेश्चन की ना एक खास बात सुन लो। जब भी कोई स्टोरी तुम्हें दी जाएगी ना, पहली बात तो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो वहां पर मेनली बात हो रही है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग।
तो खासकर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर बात होगी मैनेजर क्या करेगा, कि उसके सामने प्रॉब्लम दे दी गई जाएंगे आपको कि थिंक लाइक ए मैनेजर, एक मैनेजर वहां पर कैसे एक्ट करेगा। सोचो कि तुम अगर मैनेजर होते तो कैसे अपने पास एक्टिविटी एक्ट करते, किसी पर रिएक्शन तुम्हारा कैसे आता। लेट्स बिगिन विद द पार्ट। क्या लिखा पढ़ना, रवि वर्क्स एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। वो आ गया मैनेजर फिर से। तो रवि वर्क्स एज ए प्रोडक्शन मैनेजर इन रोजी, ओहो रोजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ही हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ गेटिंग 10,000 यूनिट। उसे एक टास्क दिया गया कि 10,000 यूनिट्स को हैंड प्रोड्यूस करवाना किसने सर, किसमें, मैन्युफैक्चर एट द कॉस्ट ऑफ 150 पर यूनिट। 10,000 यूनिट को बना के दे भाई, और कॉस्ट किससे कितनी बोला 150 पर यूनिट। आगे कह रहा है विद इन 100 डेज 10,000 यूनिट बनानी है। रिमेंबर 100 डेज में बनानी है, और कॉस्ट पर यूनिट भी 150 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। एक बार क्वेश्चन को छोड़ो, रिप्लाई सोचना एक बार। अगर तुम्हें एज ए मैनेजर ये काम दिया जाता कि 10,000 यूनिट बनानी है, 150 रुपए की कॉस्ट से ऊपर जाना नहीं चाहिए, और 100 दिन में इन 100 डेज आपको प्रोड्यूस करना है ना। सोच के देखो तुम्हारी प्रायोरिटी पे क्या होता। क्या मेरी प्रायोरिटी ये होती कि यूनिट्स को टाइमली बेस पे कंप्लीट करूं। देखो केस स्टडी पढ़ने का तरीका ये होता है। क्या मेरी प्रोसेस, क्या मेरा पैटर्न ये होता कि पहले तो मैं अपनी यूनिट्स को टाइमली बेस पे प्रोड्यूस करूं, और क्या ये भी होता कि जो 150 रुपीज मेरी कॉस्ट बैठ रही है एट लीस्ट उसके लीस्ट कॉस्ट में, उससे भी कम कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन करूं। है ना, दोनों बातें मन में आती नहीं आती। पूछा क्या पढ़ना, इन ऑर्डर टू बी एक्नॉलेज्ड एज एन इफेक्टिव मैनेजर ही मस्ट इंश्योर। अब बताओ उसे क्या इंश्योर करना, क्या पक्का करना पड़ेगा भैया। अगर आपको इफेक्टिव मैनेजर हो तो बताओ उसे क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड 150 पर यूनिट। भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 150 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। नंबर 2, द वर्क इज कंप्लीट विद इन 100 डेज इवन एट हायर कॉस्ट पर यूनिट। नाउ प्लीज टेल मी, क्या ये दोनों की दोनों प्रायोरिटी नहीं है क्या? क्या ये दोनों की दोनों प्रायोरिटीज हैं या नहीं है? ऑप्शन सी भी दिया इसमें, इधर ए और बी, नन ऑफ द वो। आंसर क्या होगा बताओ, सोचो सोचो, कौन सा आंसर होगा? ए बी सी डी। सर ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, तो क्यों ना जब ए और बी दोनों ठीक है, या तो ऑप्शन मिलता बोथ ए और बी, या तो ये मिलता। नहीं दिया तो वी विल फॉलो द ऑप्शन नंबर सी, द सी इज द राइट आंसर गाइस। समझ में आया कि सिंपल सा फंडा। तो कहने का मतलब जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो थिंक लाइक दैट कि अगर मान लो उसने मैनेजर बोला, वो फाइनेंशियल मैनेजर यूज करता, रिमेंबर, या प्रोडक्शन मैनेजर यूज किया, रिस्क मैनेजर यूज किया, तो जो वर्ड यूज कर रहा है वो अपने आप को समझ लो, और अपने आप को समझने के बाद सोचो ऐसी कंडीशन में क्या करता। दैट्स इट। और उसके बाद ऑप्शन पढ़ोगे तो तुम उसको इजीली कनेक्ट कर पाओगे, वो तुम्हारे लिए सिर्फ लाइन नहीं रहेंगी, वो तुम्हें याद हो जाएगा। ओके क्लियर है? तो ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आ गया है? चलो 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 सर, मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? मजा आ रहा है तो भैया सिंपल सी बात, लाइक तो बनता है वीडियो पे, हाँ नहीं किया तो कर दो। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आओ चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है पढ़ना, which of the following cannot be delegated? What is the meaning of delegated? पहले देखो, साथ साथ सीखेंगे, खाली क्वेश्चन नहीं करने, कंटेंट को रिवाइज भी करते रहेंगे। डेलीगेशन याद आया? डेलीगेशन एक वर्ड है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, याद है बोले? तो डेलीगेट मतलब होता है किसी को सौंपना, किसी को देना। मतलब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई काम दे रहे हो, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो। बट बताओ किस वर्ड के साथ डेलीगेशन नहीं आता? ओके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सीखा आप लोगों ने। अथॉरिटी का मीनिंग राइट टू मेक डिसीजंस, रिमेंबर। बट कैन यू प्लीज टेल मी डेलीगेशन वर्ड किसके साथ नहीं आता? कैन नॉट बी डेलीगेटेड। आंसर इज अथॉरिटी के साथ नहीं आता। क्या आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है नहीं आता? आता है। अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, बताओ बताओ, क्या तुम किसी पर्सन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो क्या? नहीं। क्योंकि सिंपल सी बात, क्या इसे डेलीगेट नहीं कर सकते। आप किसी को अथॉरिटी दे सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि सिंपल आप डेलीगेट नहीं कर सकते। जिसके पास काम है वही अकाउंटेबल होगा, उसके वही अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी का पार्ट है भैया, कोई काम मैंने किया, उस काम के बाद में अगर उसमें कुछ भी एग्जांपल नुकसान हुआ, लॉस हो गया, या कोई बेनिफिट हुआ, तो बेनिफिट को पूछेगा ही नहीं पहली बात तो। पर अगर लॉस हुआ तो डेफिनेटली तो बोलेगा, भाई कौन लायबल है इसके लिए? घर में प्लेट टूट गई, कौन लायबल है किचन के अंदर? आंसर इज अकाउंटेबिलिटी। उसे बोलता है अकाउंटेबल कौन है। इन शॉर्ट क्लियर है? आगे आते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहला एग्जांपल आपके स्कूल में क्या होता है? बोलते ना क्लास का मॉनिटर है, क्लास का मॉनिटर। तो क्लास में टीचर नहीं थे, क्लास की मॉनिटर था, वहां पे खड़ा था,
रिमेंबर, खड़ा था, खड़ी थी, क्लास के अंदर थी, प्रेजेंट थी वो उस केस सिनेरियो के अंदर। अब बताओ क्लास में कोई भी हरकत होती है तो उसका ध्यान रखना किसका काम था? उसी मॉनिटर का। तो वो अकाउंटेबिलिटी आ गई। रिमेंबर, वहां उसकी अकाउंटेबिलिटी बन गई, बट ये डेलीगेट नहीं होती है कोई काम। जब वैन यू आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट टाइम्स यू आर आल्सो हैविंग द अकाउंटेबिलिटी। बेटा क्लियर हो गया? ओके, तो 1 2 3 4 याद है, क्लियर है? आगे आता हूं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो देखो देखो, कह रहा, क्या कह रहा, पढ़ना। Here is the question number 5. कौन सा? Which or one of the following is not a consumer right? ओहो, कंज्यूमर राइट कौन से है, कौन से नहीं है? अब चेक करें कंज्यूमर राइट कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5। फर्स्ट पे आते हैं, राइट टू सेफ्टी है या नहीं है? राइट टू सीक रिड्रेसल, यस सर। राइट टू बी हियर्ड है सर। बट क्या तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा ही मिले? क्या ये राइट है क्या? क्या कंज्यूमर कोई राइट मिला हुआ है प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कि भैया राइट ऑफ सेफ्टी बनता है? रिड्रेसल मतलब मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, बनता है। मतलब नेक्स्ट, राइट टू बी हियर्ड, मुझे सुना जाए, मेरी बातों को सुना जाए, ये बनता है। लेकिन क्या बताओ सोच के, क्या ये राइट बनता है क्या कि मेरे को डिस्काउंट मिले हमेशा? मैं जहां जाऊं डिस्काउंट, खाली ऐसे भैया डिस्काउंट लोगे क्या? अरे डिस्काउंट नहीं, ये राइट है क्या तुम्हारा? आंसर इज नो। तो ऑप्शन क्या आ गया? वो उसने पूछा विच इज नॉट, नॉट मतलब कौन सा है? डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट है। मैच करते रहो साथ में, मैच करते रहो, क्या आंसर प्रॉपरली मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, चेक करते रहो। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। और ऐसी सीरीज तो हम लेके आएंगे लगातार अब हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, क्या लिखा, पढ़ना, पढ़ो पढ़ो, चलो चलो, क्या लिखा है? ब्लैंक स्पेस, मार्क इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स। इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता है? तो मैं चारों बता रहा हूं क्या क्या है, तुम्हें पता भी होगा, बट रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि मैंने कहा सिर्फ हम क्वेश्चन टिक नहीं करेंगे, सीखेंगे क्लास के अंदर। तो बताओ बेटा, पहला लिखा है आईएसआई। आईएसआई इज बेसिकली फॉर इंडस्ट्रियल आइटम्स, एज यू नो दिस इज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के लिए होता है। एफईओ इज फॉर फ्रूट्स, भाई फ्रूट्स या फ्रूट से बने कोई भी आइटम्स, चाहे वो पिकल ही क्यों ना हो, जूस क्यों ना हो, दैट मीन्स कौन से फ्रूट्स? द प्रोसेस फ्रूट, प्रोसेसिंग के बाद। आईएसओ इज फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी, क्वालिटी एंड सेफ्टी। नेक्स्ट इज एगमार्क, एगमार्क इज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एगमार्क इज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जवाब दो बेटा, इन चारों में से, दोस्तों रिप्लाई करो, चारों में से आईएसआई, एफपीओ, आईएसओ, एगमार्क। एफपीओ फ्रूट्स के लिए, क्या मशीन, क्या इलेक्ट्रिक आइटम फ्रूट होते हैं क्या? गलत, नहीं होगा अप्लाई। आईएसओ क्वालिटी वाला पार्ट, वो तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, रिमेंबर, जो बीआईएस ने फिक्स किया हुआ है। उसके बाद में एगमार्क इज फॉर, नाम से एग्रीकल्चरल, एजी फॉर एग्रीकल्चरल। तो बताओ ना, इलेक्ट्रिक आइटम किस में आता है? क्या इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है क्या? इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है क्या? इंडस्ट्री का पार्ट है। तो विच वन इज द राइट आंसर गाइस, टेल मी। क्या बोला, क्या बोला, कौन सा आंसर है? सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आईएसआई मार्क इज फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। इज इट क्लियर? बोलो समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में लिख देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम दोबारा नेक्स्ट डिस्कशन कर लेंगे इस बारे में। चलो चलो चलो, आते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने ये रहा है ना, कितने रुपए के लिए? अरे जितने चाहते लिखवा लो, लिख के दूंगा पेपर कितने आंसर का। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? देखो देखो, पढ़ो मेरे साथ। In staffing function, which combination of activities in sequential order is correct? अभी सीखा था मैनेजमेंट का पार्ट, सुना हमने ध्यान से। अभी सीखा था कि मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग था फंक्शन। तो उसमें से पूछा, बताओ भैया, जो स्टाफिंग का पार्ट है, जब स्टाफ को लगाते हो तो स्टाफिंग का प्रोसेस क्या कहता है? चेक करना, अप्लाई करना। पहला कह रहा है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट। दूसरा कह रहा है सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग। सोच के देखो ना, पहले बंदे को रिक्रूट करोगे, बताओ मुझे, रिप्लाई करना। पहले बंदे को रिक्रूट करोगे, उसके बाद उसमें से सेलेक्ट करोगे, उसके बाद उसे काम पे लगाओगे, फिर ट्रेनिंग दोगे, या पहले ट्रेनिंग दोगे फिर प्लेसमेंट करोगे? टेल मी, सोचो। क्वेश्चन नंबर 7, टेल मी क्या? और लास्ट है
recruitment, training, selection, placement. Which chain is perfect, guys? Which chain is perfect for this? Which one is this? बताओ, tell me. A, B, C, D. तो बताओ ना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग. भाई आप बताओ, आपने जैसे रिक्रूट किया, उसके बाद आपने सेलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद उसको प्लेसमेंट पे काम लगाया, और काम पे क्या दिया उसको आपने? दी ट्रेनिंग. क्या दिया आपने उसको? फिर क्या दिया? ट्रेनिंग. द फेस हियर. तो बताओ, which one is the right answer? कौन सा है? बोलो बोलो बोलो, कौन सा है? C is the right answer. और जिसने पूछा ना, भाई स्टाफिंग का पार्ट में क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं, और हम पढ़ते हैं इसके ऊपर, और एग्जाम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपका, खासकर सिलेक्शन वाला पार्ट, रिक्रूटमेंट वाला पार्ट. चले आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस. चलो चलो चलो, थोड़ा स्पीड में चलेंगे. कोई डाउट लगे पूछ लेना मुझसे, ठीक है? कमेंट में मेंशन कर रहा, नेक्स्ट क्लास में वो कमेंट पिक करूंगा, क्लास का डाउट पिक करूंगा. नेक्स्ट पे आइए गाइस, क्या कह रहा है? Which of the following source is most relevant to recruiting managerial person? ओहो, स्कूल में सिखाया था, बताओ भाई. मैनेजरियल पर्सन्स को रिक्रूट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अगर मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर पर्सनल्स मुझे अपॉइंट करने हैं, लोगों को काम पे लगाना है, which one is the best one? बताओ. क्या मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रखूं? नहीं. क्या एम्प्लॉइज को एक्सचेंज कर लूं? नो सर. एडवर्टीजमेंट, कैजुअल कॉलर्स, बताओ कौन सा ठीक लगता है? ये वाला नहीं. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं. कैजुअल कॉलर नहीं. क्योंकि सिंपल सी बात, वर्ड क्या है? एडवर्टीजमेंट्स. तो ये आपने पढ़ा भी होगा. सर अगर मैनेजरियल पर्सनल को रिक्रूट करने की बातें आ रही हैं, तो वहां पर ऑप्शन एडवर्टीजमेंट इज द राइट आंसर. ओके, जो सुटेबल पर्सन होगा ना, वही ऐड देख के पहुंचेगा ना. आप कैजुअली कॉल कराओगे, लोगों से पूछोगे, तो आपको कभी भी बेटर स्टाफ नहीं मिल पाता, इफेक्टिव पर्सन नहीं मिल पाता. रिमेंबर? ओके, दिस इज पार्ट. क्या बोलते हैं? 8th पार्ट. आगे आते हैं. एग्जांपल देखो, ऐड वगैरह निकलती है तो क्या करते हैं? वो लिखते हैं प्रॉपर उसके अंदर, उस न्यूज़पेपर में ऐड डालते हैं, लिखते हैं भैया इस पर्सन की ये रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास में, इस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो होता क्या है? उस एड से वही पर्सन, द राइट पर्सन एट राइट प्लेस विल बी देयर. और ये मीनिंग था स्टाफिंग का आपके पास. सही पर्सन को सही प्लेस पर रिक्रूट करना सही टाइम के ऊपर, एंड दैट इज कॉल्ड वैकेंट पोस्ट को फिक्स करना, उसे बोलता है स्टाफिंग का पार्ट. तो बेस्ट वे क्या है? यहां पर एडवर्टाइजमेंट इज द बेस्ट आंसर. ओके चलो, अगला प्रश्न दोबारा बेटा बताना, टेल मी. फिर से केस स्टडी क्वेश्चन. तरीका नहीं बोलने का, वही पैटर्न अपनाओ. सोचो जो तुम्हें बोल रहा है वो अप्लाई कर लो खुद के ऊपर. क्या कह रहा है? देव हैज 2 प्रोजेक्ट्स ए एंड बी. देव के पास 2 प्रोजेक्ट थे हाथ में. द सेम अमाउंट ऑफ नेट इन्वॉल्व इन बोथ. इसका मतलब होता है बेटा रिजेक्शन. आई कैन यूज द वर्ड रिजेक्शन, आई कैन यूज द वर्ड डिनाई. डिनायल बोल सकता हूं, इसी को बोलता है रिजेक्शन. भाई दोनों के अंदर सेम लेवल का रिस्क भी है, ठीक है? कह रहा इफ द रेट ऑफ रिटर्न. अब मुझे बताओ, जब तुम्हारे पास तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट होता है, जब तुम्हारे पास में तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट होता है, तो वहां पर बात आती है भैया रिस्क कितना, रिटर्न कितने आने वाली है. रिस्क कितना, रिटर्न कितनी. तो रिस्क की उसने पहले ही बोल दिया, दोनों में रिस्क सेम है. चेक करना, NEKD नेगेटिव मतलब साथ में लिखा है, इसका मतलब है नेगेटिव, दैट मींस रिस्क दोनों में सेम है. तो रिटर्न चेक करोगे ना, समझे क्या बोल रहा हूं? रिटर्न चेक करोगे ना. तो क्या रिटर्न कितनी है? रिटर्न है पहले वाले में है 90% और बी वाले में 19%. बताओ अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस व्हिच आर 2 प्रोजेक्ट इज लाइकली टू बी सिलेक्टेड. बताओ इन दोनों में से किस प्रोजेक्ट को तुम चूज करोगे? जबकि उसने लिख दिया रिस्क दोनों में सेम है, रिजेक्शन के पॉइंट दोनों में सेम बनते हैं. टेल मी टेल मी टेल मी, बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा? टेल मी. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी. तो एक्चुअली अगर तुम देखो तो तुम्हारे क्वेश्चन से ही तुम्हें आंसर मिल जाता है. जब रिस्क सेम है सर, तो हम ए को चूज करें जो हमें 90% रिटर्न दे रहा है, या मैं बी को चूज करूं जो मुझे ओनली दे रहा है 19% रिटर्न? टेल मी व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर. तो प्रोजेक्ट ए को चूज किया जाएगा, प्रोजेक्ट ए को चूज किया जाएगा अपने आंसर्स के अंदर. क्लियर हो गया? डन. आगे बढ़ू, नेक्स्ट पे आते गाइस. चला चला चलो, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा दिस डिसीजन, अच्छा अच्छा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो. क्या कह रहा पढ़ना? दिस डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम, बोलता है क्वांटिटी को. ये वर्ड्स ना हैंड टू हैंड सीख चला करो, हैंड टू हैंड, समझ रहे हो? हैंड टू हैंड, क्वांटम मींस क्वांटिटी. This decision is about the quantum of finance to be raised from various long term sources. Various long term sources. कौन सा डिसीजन है? चेक करना. ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी डिविडेंड, ऑप्शन सी फाइनेंसिंग, ऑप्शन डी कैपिटल बजटिंग.
टेल मी गाइस, रिपीट करता हूं, इन्वेस्टमेंट तो ये कहता है भैया कि कहां पे इन्वेस्ट करना है, रिमेंबर। डिविडेंड बोल रहा है भैया कि भैया पैसा आया, प्रॉफिट का पार्ट कितना आपको डिविडेंड में डिवाइड करना है। तो ना तो ये ना ये, क्योंकि आप बात कर रहे हो, वर्ड समझना, फंड को रेज करना। रेज मतलब आप पैसे को अरेंज करने की बात कर रहे हो। कंपनी के पास, बिजनेस के पास पैसा नहीं है, उसे पैसे को अरेंज करना है। कहां से करेगा? ये डिसीजन किस में आएगा कि फंड्स कहां से अरेंज किया जाए? लॉन्ग टर्म सोर्स यूज करूं, शॉर्ट टर्म यूज करूं, कौन सा, डेट पे जाऊं, इक्विटी पे जाऊं, कौन सा पार्ट होएगा? टेल मी, इज इट फाइनेंशियल, इज इट इन्वेस्टमेंट, इट इज कैपिटल बजटिंग? कौन सा डिसीजन है? द करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी कौन सा बन गया? फाइनेंसिंग डिसीजन में आते हैं, पढ़ते हो ना अपने पास में, फाइनेंसिंग, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमने अभी अपने पास बेटा इस सेशन में, कभी मैं मिनी ऐसा नहीं लंबा सेशन लेंगे हम, शॉर्ट सेशंस के अंदर हम अपने पास अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस यूं ही बनाए रखेंगे एग्जाम तक। तो अगर आपको अपने मेरे साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और आपको लगता है कि हाँ मजा आएगा, ऐसे से क्वेश्चन निकालूंगा जिसके बाद में आप किसी भी पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन छूटने के चांस नहीं जाएंगे। बाकायदा किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी लिखना हो, डायरेक्टली आप अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि हमें टाइम बढ़ाना चाहिए, कि हमें क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने चाहिए क्लास के अंदर, या कुछ नया पार्ट स्टार्ट करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और कुछ भी बात हो कनेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय 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 और टाटा, सी यू अगेन। ये हमारा गाना है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।